नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विजन क्लासेस में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ का आज ये 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने PYQ देखे थे, जो PYQ यूपी PCS, RO इनके PYQ थे। तो PYQ से हमने ये जाना था कि जो पेपर का पैटर्न है, आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है और मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कितना उपयोगी है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को आज हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास का हम एक बार प्रीव्यू करवा दें। आप देख रहे होंगे ये क्लास जो है ये मेरे द्वारा हैंड रिटन फॉर्म में बनाई जा रही है। उसके बाद में हम आप लोगों को विधिवत तरीके से समझाते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जो भी कंटेंट यहाँ पर हमारे द्वारा दिया जा रहा है, ये जो आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक है और जो हमारी हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उनसे हम काफ़ी निचोड़ निकालने के बाद ही यहाँ पर क्लास को फ्रेम करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट का लोड ना लगे और जो बहुत पेपर में बहुत उपयोगी है वही रहे, रिलेवेंट चीज़ें रहें, फालतू चीज़ें हम स्किप कर दे रहे हैं। और ये आप विश्वास के साथ में क्लास को करिए। ये जान लीजिए कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इस बात की 100% गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों कि क्या जो संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो जो संवैधानिक प्रावधान है, हमने पिछली क्लासों में बताया था कि संघ और राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूची जो पहली है, इसमें बात किया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। हमने बताया भी था कि जो आपके राज्य हैं वो 28 राज्य और 8 यूटी, ये अनुसूची पहली में बात किया गया है। वहीं अगर इसमें देखें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाग वन में ये दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4 अनुच्छेद, जो आपका भाग 1 है उसमें 1 से 4 अनुच्छेद तक किसकी बात की गई है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अभी हम एक एक अनुच्छेद को आगे पूरे बहुत कायदे से डिस्कस कर लेंगे। इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। जो आपका पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा, चौथा, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। इनसे इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से हम देखते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, जो आपका संवैधानिक प्रावधान है इसमें ये आप ये समझ लीजिए कि जो आपका विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में प्रस्तुत होगा। अगर मान लीजिए आपका संघ और राज्य से संबंधित कोई विधेयक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आपको लेनी होगी, तभी वो संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें एक बात और देखिए, हमने नोट करके लिख दिया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए कि किसी राज्य का गठन होना है या फिर कुछ उसमें चेंजेज होने हैं सीमाओं में, तो वहाँ पर ये आपको राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी विधेयक लाने से पहले। तो उसमें राष्ट्रपति के लिए ये बताया गया है कि जो राज्य विधानमंडल अपना अगर मत देती है, तो उसको राष्ट्रपति चाहे तो माने या फिर ना माने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले जितने भी अनुच्छेद हैं इनको देख लेते हैं, एक एक चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। जो आपका पहला अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 1 में कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। जो आपका भारत है, मतलब अपना जो देश, वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। भाई जो अपना भारत देश है किस तरीके से बना है, भाई 28 राज्य और इस समय 8 यूनियन टेरिटरी, इनको मिला करके पूरा इंडिया कंप्लीट है। इनके बारे में कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि जो राज्यों का संघ है, इनके बारे में क्या कहा कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, 3 बातें कही गई हैं, और संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि भाई राज्य होंगे और क्या होगा, देखिए स्टेट, संघ के बारे में क्या कहा गया, स्टेट और क्या होगा, यूटी होगा, और क्या होगा, अधिग्रहित क्षेत्र होगा। जो भाई अधिग्रहित किए गए क्षेत्र होंगे वो क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि राज्य समझौते का
परिणाम नहीं है। मतलब इस पॉइंट का क्या कहने का मतलब, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो राज्य होगा वो किसी भी प्रकार संघ के साथ में ये मतलब कि समझौते का परिणाम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि राज्य मतलब कि संघ से कोई समझौता करके रखा है कि भाई इतने साल के लिए आपके साथ में है या फिर हम उसके बाद में स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि जितने भी राज्य हैं सब पर किसका पूर्ण अधिकार है, वो संघ का पूर्ण अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। कल लिखा आगे क्या बताया गया है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। देख लीजिए वही बात है कि राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं, ऐसा नहीं है कि राज्य भाई कहे कि नहीं हम अलग हो जाएंगे संघ से, नहीं ऐसा नहीं है, संघ से अलग नहीं हो सकता। चलिए अब अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इनको अच्छे से समझ लेंगे। इसमें बताया गया अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, इसमें 2 बातें कही गई हैं दोस्तों। क्या कहा गया है, पहली बात तो ये कही गई है, कहा गया, चलिए हम ए भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 2 बातें इसमें कही गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हम लक्ष्मीकांत खोल कर देखेंगे तब भी आप लोगों को यही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ हमने शॉर्ट वे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कम लैंग्वेज में। देखिए पहली बात तो कहा गया है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो, नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान हो। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि नए राज्यों के स्थापना जो पहले से स्थापित हैं परंतु संघ में शामिल नहीं हैं। भाई जैसे देखिए यहाँ पर देखो हमने एग्जाम्पल भी दिया, मान लीजिए कि क्या था कि पहले सिक्किम था, तो सिक्किम क्या था कि भाई ये क्या था, संबद्ध राज्य का दर्जा इसको कब मिला, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। अब उसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिला, तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है, या फिर से देख लीजिए, नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से विद्यमान है। दूसरा पॉइंट में कहा गया कि नए राज्यों की स्थापना जो पहले से स्थापित हैं, मतलब राज्य पहले से जो स्थापित है परंतु संघ में शामिल नहीं है। यहाँ पर यही 2 बातें कही गई। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे देखेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए हमने एक अलग से पॉइंट मेंशन करके लिख दिया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, उसमें जो राज्यों का परिसंघ है, देखिए अपने यहाँ राज्यों का संघ है, यहाँ राज्यों का परिसंघ है, मतलब कि राज्यों के बीच समझौता है, राज्यों के बीच समझौता है। इसीलिए वहाँ पर देखेंगे कि राज्यों के लिए अलग से आप लोगों को इनके अलग से चीज़ें, इनका जो गवर्न सिस्टम है अलग है, और पूरे अगर आप कंट्री की बात करें तो अलग है। वहाँ 2 तरीके से नागरिकता भी 2 तरीके से ली जाती है यहाँ पर यूएसए में, एक तो राज्य की नागरिकता अलग रहती है और कंट्री की नागरिकता अलग रहती है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तो अगर अनुच्छेद नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया कि राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब ये है, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल का कहने का मतलब ये है कि राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद शक्ति मतलब कि अगर राज्य का पुनर्गठन करना है तो संसद के पास क्या शक्तियाँ हैं। तो इनको भी हमने 2 तरीके से देखा है। एक तो हम देख लेंगे, देखिए राज्य के क्षेत्र, नाम व सीमा में परिवर्तन। अगर राज्य का अगर कोई राज्य है उसके क्षेत्र, नाम या फिर सीमा में परिवर्तन करना है तो ये साधारण बहुमत द्वारा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगानी पड़े, नहीं। अगर किसी राज्य का क्षेत्र चेंज करना है, नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है जो भी, तो वो संसद के पास में इतनी शक्ति दी गई है कि वो साधारण बहुमत द्वारा इसको चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में आया था, तो इसमें क्या था, सिंपल मेजॉरिटी से आपका इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आगे अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में देखिए हमने बताया कि नए राज्यों का निर्माण। अब नए राज्यों का निर्माण भाई किस तरीके से, कुछ क्षेत्र अलग करके या फिर मिला करके। मान लीजिए कि कोई ये ए है और ये बी है, ये क्या है, बी है। तो अभी मान लीजिए कि इसको इस राज्य को इसमें से कुछ हिस्सा देना है तो भाई हम इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे, या फिर
बी में कुछ हिस्सा लेना है तो ए से मान ले लिया हमने। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक यहाँ बताया कुछ क्षेत्र अलग करके या फिर मिला करके, दूसरे पॉइंट में बताया गया एक राज्य दूसरे से मिल करके, या फिर एक राज्य दूसरे से मिल करके क्या कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर निर्माण कर सकता है। और ये शक्ति किसके पास में है, संसद के पास शक्ति है कि संसद क्या कर सकती है कि भाई वो चाहे तो जो ये राज्य ए है इससे कुछ हिस्सा बी को दे दे, या बी का कुछ हिस्सा ए को दे दे, ऐसा कर सकती है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। यही जो आपका अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 इसमें हमेशा फंसा देता है। यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए परिवर्तन, जो अनुच्छेद मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे एक बार, जो अनुच्छेद 2 है आपका और अनुच्छेद 3, एक बार फिर से देख ले थोड़ा सा। जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। वहीं अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो लिखा है राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आपका अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 के तहत किए गए परिवर्तन, अब इनमें जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि आपका संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। अब पहले ही हमने बता दिया कि इनमें जो परिवर्तन होगा, चाहे वो अनुच्छेद 2 में किया जाए या फिर अनुच्छेद 3 में किया जाए, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 368 है, 368 जो अनुच्छेद है, तो ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि संसद के पास शक्ति है उनमें जो भी परिवर्तन करना है, चाहे वो क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन को, संसद के पास शक्ति है, उसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। एक यहाँ पर पॉइंट और हमने मेंशन कर दिया है कि सामान्य बहुमत व साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधन, वही हमने ऊपर बताया भी था कि सामान्य बहुमत और या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया। साधारण विधायी प्रक्रिया क्या होती है, जहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य हों, मतलब कि 2/3 सदस्य होने चाहिए अगर वहाँ पर मतदान हो रहा है इससे रिलेटेड, किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम परिवर्तन से रिलेटेड अगर मतदान किया जा रहा है तो वहाँ पर ये 2 प्रोसेस लग सकते हैं, एक तो सामान्य बहुमत या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया। चलिए दोस्तों अब देखिए आपके चारों आर्टिकल हो गए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वैसे तो आई होप चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को एक एक करके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण वाद जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने महत्वपूर्ण वाद को देखा है तो आपने बहुत बार सुना होगा बेरूबारी संघवाद। बेरूबारी संघवाद पहली बात तो ये आया कब था, तो ये आया था 1960 में। अच्छा इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया, कुछ जो एरिया था वो पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि संविधान संशोधन की आवश्यकता, भाई हमने पहले बता दिया इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद को लगा कि वहाँ पर ये जो बेरूबारी वाला एरिया था ये क्या था, थोड़ा डिस्प्यूटेड था, तो उनको संसद को लगा कि इसको पाकिस्तान को हस्तांतरित कर देना चाहिए। या फिर यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे, आपको बताते चले कि ऐसे भी क्षेत्र थे कि मान लीजिए कि ये एरिया है, एक मिनट थोड़ा बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये एरिया है, इधर पाकिस्तान है और ये भारत का क्षेत्र है। अब क्या था कि कुछ जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान के क्षेत्र जो थे वो इंडिया के टेरिटरी में थे, कुछ भारतीय जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान के टेरिटरी में थे। तो यहाँ पर यह समझौता हुआ कि हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था अपनाते हैं कि जो आपके क्षेत्र, मान लीजिए पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो अगर भारत की टेरिटरी में हैं और भारत के क्षेत्र पाकिस्तान के टेरिटरी में हैं तो इनका अदला बदली कर दिया जाए। तो ये प्रोसेस हुआ था यहाँ पर।
तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और ये कब हुआ था? बेरूबारी संघवाद कब आया था? तो ये कई बार इसका ये पूछा गया है, तो 1960 में आया था। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, जो आपका 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, तो यहाँ भी यही सिस्टम था, यहाँ भी यही हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। इसमें ये समझने वाली बात यह है कि 1950 में संविधान ने संघ के राज्यों को 4 वर्गों में बांटा। अब देखिए, इसमें 4 वर्गों में बांटा, तो किस प्रकार बांटा, इनसे कई बार क्वेश्चन बना है। तो देखिए 4 वर्गों में बांटा, आप ए बी करके भी समझ सकते हैं। तो देखिए जो का वर्ग था उसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन, और उसके बाद में जो खा वर्ग था, तो खा वर्ग में ये कहा गया कि खा वर्ग में 9 राज्य थे, 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, जहाँ पर क्या था, शाही शासन था इन 9 राज्य में। आगे जो आपका वर्ग गा जो बांटा गया था, उसमें कुल कितने राज्य थे? उसमें कुल 11 राज्य थे। केंद्रीकृत प्रशासन, मतलब कि यहाँ पर प्रशासन किसका था? केंद्र का था, जैसे कि यूटी में होता है उस तरीके से। और जो खंड घा रखा गया, जो आपका खंड घा या फिर डी समझ सकते हैं, इसमें केवल एक ही को रखा गया, किसको? अंडमान और निकोबार को रखा गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, तो अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना था। और जो आपका 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 था, ये किसके लिए था? ये इसी के लिए था, राज्य पुनर्गठन के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या तय हुआ था? ये तय हुआ कि जो राज्य मतलब कि पुनर्गठन होना है, वो उनका आधार क्या होना चाहिए भाई? भाषाई आधार होना चाहिए, यूटी संकल्पना होना चाहिए। तो चलिए हम आगे इसके लिए कुछ आयोग बनाए गए थे, तो उन आयोग के थ्रू हम लोग इनको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो जो आपका पहला जो बना था, इसका क्या नाम था? भाषाई प्रांत समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे एसके-धर थे। तो ये भी इस नाम से भी पूछा जाता है, एसके-धर समिति के नाम से पूछा जाता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, भाई देखिए यहाँ पर क्या होना था कि राज्यों का पुनर्गठन होना था, तो इसीलिए सब बनाया गया था पूरा प्रोसेस। तो जो पहली समिति बनी थी, भाषाई प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष आपके एसके-धर थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषाई आधार को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि प्रशासनिक आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो अपना मत दिया, अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने बताया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अच्छा, इनकी जो समिति थी, इसके बारे में ये डेट भी पूछी जा सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जून 1948 में ये समिति बनी थी। वहीं फिर भाई ये क्या हुआ कि प्रशासनिक का जो आधार था, इस पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक दूसरी समिति बनी। अब ये दूसरी समिति कौन सी थी? ये थी जेवीपी समिति। तो जेवीपी समिति इन्होंने ये कब बनी थी? दिसंबर 1948 में बनी थी। तो इन्होंने भी भाषाई अधिकार को मना कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार को मना कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी जो डेट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये कब बनी थी। तो दिसंबर 1948 में थी। एसके-धर पूछा जाए तो जून 1948, जेवीपी समिति पूछा जाए तो दिसंबर 1948। अच्छा, आपको यहाँ बताते चलें कि ये क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे बन चुका है कि आपको ऑर्डर में लगाना रहता है कि कौन सी समिति पहले आई थी, तो आप इनको लगा सकते हैं। एसके-धर समिति पहले आई थी, फिर इसके बाद में जेवीपी समिति आई थी। अब देखिए इन्होंने भाई बताया कि भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये भी संतोषजनक कुछ रिपोर्ट दे नहीं पाई। तो उसके बाद में एक दूसरी कमेटी बनाई गई, जिसको हम लोग बोलते हैं फजल अली आयोग। अब देखिए फजल अली आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये बनाया कब गया था? तो दिसंबर
ये आयोग कब बना था? दिसंबर 1953 में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसमें 2 सदस्य भी थे। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिए ये सब चीज़ें। तो इसके जो 2 सदस्य थे, 2 सदस्य कौन कौन थे? पहले थे KM पर्डिकर, दूसरे कौन थे? HN कुंजरू। ये कई बार पूछा गया है कि फजल अली आयोग में सदस्य कौन थे, तो ऐसे ऑप्शन में डाल देता है। तो इस तरीके से इनको याद करके जो चलिए। फजल अली ने क्या बताया? फजल अली ने भाषाई आधार जो था, अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार को मान्यता दी, भाषाई आधार को मान्यता दी। लेकिन उन्होंने एक बार बताया कि एक भाषा एक राज्य, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि तमिल वाले अपना राज्य बना ले, तेलुगु वाले अपना राज्य बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने केवल यही बताया कि जो भाषाई आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? 16 राज्य और 3 यूटी की सिफारिश की गई थी। यहाँ से 16 राज्य 3 यूटी की सिफारिश की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो भाई अब यहाँ तक समितियों की बात हो गई, तो आगे हम बताएंगे जो आपका पहला ये राज्य बना था भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। अच्छा, ये किससे टूटकर? तत्कालीन मद्रास से, मतलब कि उस समय तत्कालीन मतलब कि उस समय ये मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम अभी पहले भी बताया, ये 1956 में आया था। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या था? इसमें ये हुआ था कि 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया था। उन 14 राज्यों को एक बार देख लेते हैं। इनसे देखिए, इनसे क्वेश्चन कम बनता है। क्वेश्चन जो आपको बनता है वो आपका इनसे बनता है कि जो ये राज्य हैं इनका कब कब गठन हुआ था। लेकिन इनको ये 14 जो राज्य हैं इनको एक बार देख लीजिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 14 राज्य कौन कौन से थे। तो इनमें आपका था आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आगे यूटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यूटी देखेंगे तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और ये आपका लाक्षाद्वीप जो लक्षद्वीप है, और मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये 6 यूटी थी और ये 14 राज्य थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। इनको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और कहीं एकदम शॉर्ट नोट्स बना करके लिख सकते हैं, या जो स्टिकी नोट्स आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, आप उन पर इनको लिख करके अपनी टेबल पर जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ज़रूर है, ये जान लीजिए आप। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ था? अभी हमने बताया कि भाषाई आधार पर सबसे पहला था, तो इसका गठन हुआ था 1953 में। अच्छा, इस तरीके से आप याद करके चलिए, जैसे 1960 में 2 का हुआ है। कौन कौन सा? महाराष्ट्र और गुजरात का 1960 में हुआ था। अब देखिए नागालैंड का हुआ था 1963 में। उसके बाद में हरियाणा का 1966 में। अच्छा, इनसे बहुत बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बना है, बहुत बार क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बना है। हम जब PYQ करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ऐसे मान लीजिए कि इन 4 को दे दिया। अब इन 4 को दे दिया, आपको बताएगा कि इनको क्रोनोलॉजी में सेट करिए। भाई क्रोनोलॉजी बनाइए कि कौन पहले हुआ है, कौन बाद में, किसका बाद में गठन हुआ है। तो चलिए साथियों, अब यहाँ पर देखेंगे हम जो आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। उसके बाद मेघालय की बात करें तो मेघालय का गठन हुआ था 1972 में। अच्छा, मेघालय के साथ साथ में 2 और याद कर लीजिए। मेघालय, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में त्रिपुरा। तो इन तीनों का एक साथ आप याद कर सकते हैं। इन तीनों का गठन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम गठन हुआ है वो 1975 में हुआ है। गोवा गठन 19
87 में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का 1987 और मिजोरम का 1987। तो दोस्तों तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने देखो लिख दिया है कि एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट स्टेट, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो चलिए दोस्तों, जो आपका संघ राज क्षेत्र था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार आपको बता दें कि आज हमने संघ राज क्षेत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधान जो थे, अनुच्छेद और परीक्षा के दृष्टि से जो जरूरी तथ्य थे, सभी को हमने विस्तार पूर्वक समझ लिया है। तो अगर आपको भाई ये क्लास उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और ईवी क्लासेज को, एग्ज़ाम विजन क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अब सीरीज़ की आती रहें वो आपको निरंतर मिलती रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आर्टिकल है, जितने भी पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम एकदम तथ्यात्मक तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे। और आप लोग चाहें तो जो ये नोट्स जो हम हैंड राइटेड नोट्स लिख रहे हैं, इनको आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए, ज़्यादा बेहतर है। हमने पिछली क्लासों में बताया था कि ये जान लीजिए कि 30 या 30 प्लस 1-2 दिन प्लस हो सकता है, पूरी पॉलिटी आपकी कंप्लीट कर देंगे, ये जान लीजिए। अगर आप नोट नहीं बना जाते हैं तो 1-2 बार वीडियो को अगर आप देख लेंगे तब भी पॉलिटी पूरी तरीके से जान लीजिए कंठस्थ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को अब यहीं पर ओवर करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।